वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। अगर आपके पास 11th-12th में साइकोलॉजी है, ग्रेजुएशन आप साइकोलॉजी से कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास साइकोलॉजी है या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ, तो ये चैनल जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है। आज जो है हम जो है बिहेवियर थेरेपी के बारे में पढ़ने वाले हैं और कौन कौन सी टेक्निक जो है वो बिहेवियर थेरेपी में यूज़ की जाती है, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड थेरेपी आती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड थेरेपी आती है और जो है वो एल्बर्ट बेंडूरा के बेस्ड मॉडलिंग टेक्निक जो है वो थेरेपी, इसमें जो है वो हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी क्या होता है? बिहेवियर थेरेपी चेंजिंग मेल अडेप्टिव बिहेवियर एंड रिप्लेस विद अडेप्टिव बिहेवियर। बिहेवियर थेरेपी का मानना था कि हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी मेल फंक्शनिंग जो है वो हमारे बिहेवियर की वजह से आती है। हमारे बिहेवियर में कुछ इस तरह के गलत मेल अडेप्टिव बिहेवियर डेवलप हो गए हैं जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो जाते हैं, फोबिया जो है वो हो जाता है या ओसीडी जो है वो डेवलप हो जाते हैं। कोई भी जो है वो डिसऑर्डर का कोज होते हैं हमारे बिहेवियर, क्योंकि हमने गलत बिहेवियर सीख लिया है या हमने सही बिहेवियर नहीं सीखा। तो इन दो वजह से जो है वो हमारे अंदर मेल अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाते हैं, डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। जब भी कोई क्लाइंट जो है वो आता है साइकोथेरेपिस्ट के पास, काउंसलर के पास, तो वो जो है वो उसके बिहेवियर पर वर्क करता है। जो भी उसने गलत बिहेवियर सीखे हैं, जो भी उसने मेल अडेप्टिव बिहेवियर सीखे हैं, उसे चेंज किया जाता है और उसे रिप्लेस किया जाता है अडेप्टिव बिहेवियर के साथ, और जो है उसके अंदर अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो लेके आए जाते हैं। बिहेवियर थेरेपी जो है एक डायरेक्शनल थेरेपी होती है। डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक होता है डायरेक्शनल थेरेपी, एक होता है नॉन डायरेक्शनल थेरेपी। डायरेक्शनल थेरेपी का मतलब होता है जिसमें जो है हमारा थेरेपिस्ट वो सभी तरह की डायरेक्शंस जो है वो वन बाय वन करके प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को कि अब आपको ये करना है, ये करना है, इससे जो है वो दूर हो गया आपकी प्रॉब्लम। लेकिन नॉन डायरेक्शनल थेरेपी में कोई भी जो है वो डायरेक्शन जो है वो क्लाइंट को नहीं दी जाती। उसका जो मन करता है वह बोलता है। उसमें जो है मेन रोल जो है वो क्लाइंट का होता है नॉन डायरेक्शनल थेरेपी में। लेकिन डायरेक्शनल थेरेपी में जो है वो मेन रोल जो है वो प्ले करता है हमारा थेरेपिस्ट, हमारा जो है वो काउंसलर, जो क्लाइंट को बताता है कि आपको जो है वो कैसे कैसे जो है वो चेंजेस लेके आने होते हैं अपने बिहेवियर में। तो बिहेवियर थेरेपी जो है वो एक डायरेक्शनल थेरेपी होती है। और अगर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी जो रोजर की है, वो जो है एक नॉन डायरेक्शनल थेरेपी होती है। नॉन इंसाइट थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी जो है वो नॉन इंसाइटफुल थेरेपी है। अब इसका क्या मतलब होता है? इंसाइट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये समझे। इंसाइट का मतलब होता है, इंसाइट का मतलब होता है कि जो भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशन आपके माइंड में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इंसाइट जो है आपकी डेवलप हो रही है, इंसाइट जो है आपके अंदर है अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप सोच पा रहे हैं सॉल्यूशन या नहीं, तो उससे जो है वो इंसाइट कहते हैं। ऐसी थेरेपी जो जिसमें जो है वो क्लाइंट को पता होता है कि उसकी प्रॉब्लम का कोज क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है या उसकी प्रॉब्लम का कोज क्या है, तो ऐसी थेरेपी को जो है वो नॉन इंसाइट थेरेपी कहते हैं। नॉन इंसाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्लाइंट को पता होता है उसकी प्रॉब्लम का कारण क्या है। काउंसलर को या थेरेपिस्ट को जो है वो कोई भी जो है वो हेल्प नहीं करनी होती उसके अंदर जो है वो इंसाइट डेवलप करने की या ये बताने की कि ये जो है आपकी प्रॉब्लम का कोज ये है, क्योंकि क्लाइंट को ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम पता होती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम एग्जांपल लें इंसाइटफुल थेरेपी, जैसे एक साइकोडायनेमिक थेरेपी होती है, जिस जो है एक इंसाइट थेरेपी होती है। क्लाइंट थेरेपिस्ट को जो है वो एक क्लाइंट के अंदर डेवलप करनी पड़ती है इंसाइट,
उसकी प्रॉब्लम का कोज क्या है वो जो है एक काउंसलर या एक थेरेपिस्ट बताएगा क्लाइंट को, कि वो उसके अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करेगा, तो उसे देखकर जो है वो बताएगा कि ये कोज है आपकी प्रॉब्लम का। उसके अंदर जो है वो इंसाइट डेवलप करेगा कि ये जो है इससे सॉल्यूशन जो है इसका हो सकता है। लेकिन बिहेवियर थेरेपी में नॉन इंसाइटफुल है, क्योंकि क्लाइंट को ऑलरेडी एक फोबिया के पर्सन को, पेशेंट को, ओसीडी के पेशेंट को ऑलरेडी पता होता है कि उसकी प्रॉब्लम का कोज क्या है। तो जो है थेरेपिस्ट को जो है ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये एक नॉन इंसाइट थेरेपी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो है वो देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड थेरेपी, जो है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड थेरेपी और मॉडलिंग टेक्निक। इससे पहले अगर आपको जो है ये थेरेपी समझनी है, आपको जो है पैवलोव की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी और बेंड्यूरा की थ्योरी का अच्छे से जो है वो ओवरव्यू पता हो कि उन्होंने कौन कौन सी जो है वो कंडीशनिंग जो है अपनी दी थी। अगर आपको वो लर्निंग थ्योरीज पता है तभी जो है आप ये थेरेपी समझ सकते हैं। तो अगर आपने जो है ये थेरेपी समझने से पहले आपको लर्निंग की थ्योरीज जो है आप पहले पढ़ लीजिए, तभी जो है ये आपको समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड टेक्निक कौन कौन सी दी थी। अगर आपको पता हो, क्लासिकल कंडीशनिंग का मेन एसेंस ही ये था कि एक स्टिमुलस को पेयर कराया जाएगा, फूड को जो है पेयर कराया जाएगा बेल से, जिसकी वजह से जो वो स्लाइवा एक जो है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देगा। और फिर जो है बाद में बार बार उनके पेयर होने से फूड और बेल के क्या होगा, एक टाइम बाद हम देखेंगे कि बेल पर ही जो है वो सलाइवा आना शुरू हो जाएगा डॉग में। तो ये जो है वो मेन क्रक्स था हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग का। तो इसी पर बेस्ड जो है वो कुछ टेक्निक दी गई कि हम कुछ ऐसी चीज़ को पेयर करा दें जिसकी वजह से हमारा हम जो चाहते हैं रिस्पॉन्स होना, वो जो है हमारा रिस्पॉन्स आ सके। हम जो है किसी ऐसी चीज़ से पेयर कराए, किसी नेगेटिव चीज़ से या किसी पॉजिटिव चीज़ से, जिससे हमारे डिज़ायरेबल बिहेवियर, जो बिहेवियर हम चाहते हैं अपने क्लाइंट में, वो जो है वो आ सके। तो ये जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड थेरेपी थी। इसमें जो है एक काउंटर कंडीशनिंग का कंसेप्ट दिया गया था जो मैरीकोवर जोन्स ने दिया था। इसने बताया था कि सबसे पहले हमारे पास जो क्लाइंट आएगा उसके अंदर जो भी उसने मेल अडेप्टिव बिहेवियर सीख रखा है, वो बिहेवियर कोई भी हो सकता है। कि उसने हाइट से डर लगता है, या मान लीजिए उसने जो है एक बिहेवियर सीखा कि उसे जो है वो कॉकरोच से डर लग रहा है। कॉकरोच से जो है वो डर लग रहा है, उसे इतना डर लग रहा है कि वो रात को सो नहीं पा रहा है। उसी के माइंड में जो है वही थॉट्स चलते रहते हैं। थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो वो अलर्ट हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा फियर है कॉकरोच से। तो अब इस तरह का मेल अडेप्टिव बिहेवियर जो है हमारे क्लाइंट ने सीख लिया है, वो सीखने की कोई भी वजह हो सकती है। तो अब उस बिहेवियर को, उस मेल अडेप्टिव बिहेवियर को हमें एक्सटिंक्ट कराना है, उसे जो है वो ख़त्म कराना है और उसके अंदर जो है वो नया बिहेवियर लेके आना है, नया बिहेवियर उसे सिखाना है। तो पहले से ही कंडीशनिंग हो चुकी है, पहली वाली कंडीशनिंग को हटाकर काउंटर कंडीशनिंग करनी है, दोबारा कंडीशनिंग जो है वो करनी है। तो इसलिए इसे जो है वो काउंटर कंडीशनिंग कहा जाता है कि पहले से कंडीशनिंग हो रखी है, उसे जो है वो हटा के नई डिज़ायरेबल हमें कंडीशनिंग करनी है, अडेप्टिव बिहेवियर डेवलप कराना है। तो ये जो है वो मैरीकोवर जोन्स ने दिया था। In this technique, a stimulus that create a negative emotional response, जिस स्टिमुलस की वजह से नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टिमुलस हमारा कॉकरोच है, नेगेटिव रिस्पॉन्स हमारा फियर है। अब उसे हम पेयर कराएंगे कुछ ऐसी चीज़ से, पेयर्ड विथ समथिंग, ऐसी चीज़ से उसे पेयर कराना जिसकी वजह से जो वो पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स आ सके। हमें जो है उस कॉकरोच से या उस फियर जो उससे आ रहा है नेगेटिव रिस्पॉन्स, उसे कुछ ऐसी चीज़ से पेयर कराना है
कि हमारे जो क्लाइंट में वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सके। तो ऐसी किस चीज़ से हम जो है वो पेयर कराएं, तो वो है रिलैक्सेशन। तो इस पर ही बेस आगे टेक्निक दी गई थी, एक्सपोजर टेक्निक। ये जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग की मेन टेक्निक है, जिसमें जो है वो सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन आता है, फ्लडिंग और इम्प्लोडिंग आता है, वर्चुअल रियलिटी एक्सपोजर थेरेपी आता है, और जो है एक फोर्थ है अवर्जन थेरेपी। अवर्जन थेरेपी भी जो है वो इसी के अंदर आता है, इसी के अंदर आप लिख लीजिए। तो ये जो है वो 4 तरह की टेक्निक जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपोजर थेरेपी का क्या मतलब था। एक्सपोजर का क्या मतलब है? एक्सपोजर का मतलब है जिस भी चीज़ से उसे जो है वो प्रॉब्लम है, कॉकरोच से है, डॉग से है, कैट से है, हाइट से है, नाइट जो है वो नाइट डार्क से है, तो जिस भी चीज़ से प्रॉब्लम है उससे जो उसे एक्सपोज कराया जाएगा, उससे जो है उसे हमारे क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो ये एक्सपोजर थेरेपी जो है वो जोसेफ वोल्फ ने दी थी, और मेनली जो है इसी का यूज़ किया जाता है जब भी कोई क्लाइंट आता है, बिहेवियर थेरेपी अगर उन पर लगानी होती है। इसमें क्या होता है, ये एक्सपोजर थेरेपी बेस्ड थी प्रिंसिपल पर रेसिप्रोकल इनहिबिशन। तो एक्सपोजर थेरेपी पढ़ने से पहले इस प्रिंसिपल को पढ़ना ज़रूरी है, प्रिंसिपल को पढ़ना ज़रूरी है। अब इसे समझे, जब भी क्लाइंट आता है तो उससे जो है वो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी आपको फियर हो, आपको जो है वो कॉकरोच से फियर होना शुरू हो, कॉकरोच से जब भी फियर होना आपको शुरू होगा, जब भी आप कॉकरोच को देखेंगे आपको फियर होना जो है वो शुरू हो जाएगा। उस टाइम पर आपको कोशिश करनी है कि आप रिलैक्स हो। रिलैक्सेशन टेक्निक जो है वो अलग अलग सिखाई जाती है, जिसमें डीप ब्रीथिंग आपको लेनी है, आपको जो है अपने मसल्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है, और जो है आपको रिलैक्स होने की कोशिश करनी है। अब इससे क्या होगा, अगर आपको स्टिमुलस दिखाया जाएगा, उस टाइम पर अगर आपकी एंजाइटी जो है वो हाई हुई तो आपका इनहिबिट हो जाएगा रिलैक्सेशन। उस टाइम पर आपकी रिलैक्सेशन जो है वो कम हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आपकी रिलैक्सेशन ज़्यादा है, स्टिमुलस आपने देखा कि आपको जो है किसी कॉकरोच से डर लगता है, आपकी जो है आपको उसमें रिलैक्स होने की कोशिश करनी है। अगर आप रिलैक्स कर पा रहे हैं, रिलैक्सेशन आपकी ज़्यादा है, तो आपका जो है वो फियर इनहिबिट हो जाएगा, फियर जो है वो कम हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को ही जो है वो रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहा जाता है, कि अगर आपकी जो है वो रिलैक्सेशन बढ़ रही है, जब आपके पास वो फियरफुल स्टिमुलस आ रहा है, कॉकरोच जैसे जैसे आपके पास आ रहा है, आपको रिलैक्सेशन जो है आपकी बढ़ रही है, रिलैक्स आप कर पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका फियर जो है वो कम हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को जो है वो रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहा जाता था। फर्स्ट लर्न डीप रिलैक्सेशन। अब आपको रिलैक्सेशन सिखाई जाएगी, आपको जो है रिलैक्स होना है फियरफुल कंडीशन के दौरान। तो ये जो है वो रेसिप्रोकल इनहिबिशन का कंसेप्ट था। अब इसे जो है हम कैसे लगाएंगे अपनी एक्सपोजर थेरेपी में, तो सबसे पहले एक्सपोजर थेरेपी हम पढ़ते हैं सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है मेनली यूज़ की जाए। सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है कि इससे डीप रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग ही दी जाती है। अब दूसरा क्या कराया जाता है, एंजाइटी हायरार्की बनाई जाती है। ये जो है वो मेन पॉइंट है। एंजाइटी हायरार्की का क्या मतलब है, मान लीजिए अब हमारे पास एक ऐसा क्लाइंट आया जिसे जो है वो डॉग से डर लगता है, किसी भी स्ट्रीट डॉग से या किसी भी तरह के डॉग से उसे डर लगता है। उसकी ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि वो कहीं बाहर नहीं जा पा रहा, अपना काम नहीं कर पा रहा, हर समय जो है वो उसी से जो है वो सेंसिटिव है इतना कि वो जो है इवन किसी जो है मूवी में भी या किसी जो है कार्टून में भी अगर वो देख रहा है किसी डॉग को तो वो डर जाता है। तो इस तरह का फोबिया जो है उसके अंदर डेवलप हो गया है।
तो इस तरह का पेशेंट जो है वो आपके पास आया, अब आप उसका काउंसलिंग कैसे करनी है, उसके पर जो वो बिहेवियर थेरेपी कैसे लगानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंजाइटी हायरार्की बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने क्लाइंट को जो है वो एक फ़ोटो से जो है वो एक्सपोज कराएंगे, उसे फ़ोटो दिखाएंगे किसी डॉग का, और उसे कहा जाएगा कि आपको जो है वो क्या करना है, रिलैक्स होने की कोशिश करनी है, अपनी रिलैक्सेशन टेक्निक का जो है वो यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिलैक्स होने की कोशिश करनी है जब भी आपको ये जो है फ़ोटो दिखाई जाए। अब क्या करेंगे, इस स्टेज पर उसने जो है अच्छे से परफॉर्म किया, रिलैक्स करना उसने सीख लिया। अब क्या करेंगे, उसे जो है वो किसी भी कार्टून में जो है कोई कार्टून वाला जो है वो दिखाएंगे, डॉग दिखाएंगे, वर्चुअली दिखाएंगे किसी स्क्रीन पर जो है कोई डॉग दिखाएंगे जो कार्टून में होगा। तो उससे जो है वो उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर उससे कहा जाएगा कि आपको जो है इसमें रिलैक्स होने की कोशिश करनी है। फिर जो है वो इसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब क्या करना है, अब उसे जो है एक कार्टून का जो है वो डॉग लेके आएंगे, उसे जो है वो उससे जो है वो दिखाएंगे और कहेंगे कि आप रिलैक्स होने की कोशिश करें। अब जो है उससे कार्टून के डॉग से रिलैक्स होना है। तो अब क्या है, अब वो इससे भी जो है वो जो है इससे भी जो उसने अच्छे से डील कर लिया। अब क्या करेंगे, उसे जो है असली का एक वर्चुअली जो है वो डॉग दिखाएंगे जो असली होगा। पहले अभी तक कार्टून का हम यूज़ कर रहे थे, तो अब क्या करेंगे, उसे एक वर्चुअल रियल डॉग जो है वो दिखाएंगे और उसे कहेंगे इसे देखकर आपको जो है वो रिलैक्स होने की कोशिश करनी है, रिलैक्स कराएंगे धीरे धीरे। तो इसमें भी उसने अच्छे परफॉर्म किया। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसे जो है रियल डॉग से जो है वो एक्सपोज कराया जाएगा और कहा जाएगा कि आपको फिर से जो अपनी वही रिलैक्स होने की कोशिश जो है वो करनी है। तो एंजाइटी हायरार्की में क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो लेवल को बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे जो है उससे डिसेंसिटाइज, जो पहले वो सेंसिटिव था जिस चीज़ को लेकर, उसकी जो है उस सेंसिटाइजेशन को जो है वो डिसेंसिटाइज करना है, उसे हटाना है। इसलिए जो है वो ये वर्ड यूज़ किया गया है डिसेंसिटाइजेशन, कि पहले वो जिस भी चीज़ से सेंसिटिव था उसकी सेंसिटिविटी को जो है वो हटाना है, डिसेंसिटिव उससे बनाना है, सिस्टेमेटिकली बनाना है। और इसलिए जैसे सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कहा जाता है कि पहले उसे जो है वो किसी भी टॉय से इंट्रोड्यूस कराना है, फिर जो है उसे जो है वो किसी रियल के टॉय से इंट्रोड्यूस कराना है, फिर वर्चुअल डॉग से जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा उसे रियल डॉग से जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है। तो इस तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके सिस्टेमेटिकली उसे एक्सपोज कराया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग जो है वो इसमें दी जाती है। तो ये टेक्निक जो है वो इस तरह से काम करती है। नेक्स्ट है फ्लडिंग एंड इम्प्लोडिंग। ये काफ़ी खतरनाक ट्रेनिंग है। इसमें क्या होता है, फ्लडिंग में सडन एक्सपोजर, आपको डॉग से डर लग रहा है, आपको रियलिटी का डॉग दिखा दो। आपको हाइट से डर लग रहा है, हाइट पे ले जाकर खड़ा कर दो। आपको जो है वो स्विमिंग करने से डर लग रहा है, डायरेक्ट जो है वो पानी में आपको डाल दो। ये जो है काफ़ी खतरनाक है। इसमें जो है पेशेंट जो है एकदम बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो सकता है, डेथ होने के भी चांसेस इसमें काफ़ी बढ़ जाते हैं अगर उसे रिलैक्स करना नहीं आता है। तो ये काफ़ी जो है वो खतरनाक ट्रेनिंग है, अब इतनी जो है यूज़ नहीं की जाती है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इम्प्लोडिंग में जो है कितना क्या होता है, इमेजिनेशन जो है वो कराई जाती है, जो है रियल डॉग ऐसा होता है ऐसा होता है, तो इस तरह से इमेजिनेशन उससे कराई जाती है, तो उसे जो है वो इम्प्लोडिंग कहते हैं। अब दूसरी जो है इम्पोर्टेंट है वो है अवर्जन थेरेपी। अवर्जन का क्या मतलब होता है, अवर्जन का मतलब होता है घृणा, किसी चीज़ से नफरत हो जाना। हमारा कोई ऐसा बिहेवियर था जो हम कर रहे थे, उससे जो है हमें क्या करना है, अब उस बिहेवियर से हमें जो है अवर्जन पैदा कर देनी है, घृणा जो है वो पैदा कर देनी है। तो अगर हमारा जो है थेरेपिस्ट ये कर पा रहा है तो उस थेरेपी को जो है वो अवर्जन थेरेपी कहते हैं।
इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। आपको जो है वो किसी पहले इसे देखें कि आपको कोई फ्रूट खाना जो है वो पसंद था, आपको जो है कोई ऐसी चीज़ थी, आपको किसी फास्ट फूड को जो है आप बहुत खाते हैं। क्लाइंट आया कि उससे जो है फास्ट फूड जंक फूड खाने की बहुत ज़्यादा हैबिट है। अब क्या करेगा हमारा थेरेपिस्ट, उसे इस तरह की एक मेडिसिन दे देगा जिसकी वजह से क्या होता है, उसे जो है नोज़िया या वोमिटिंग हो जाती है। तो उसे कहेंगे कि जब भी आप जंक फूड खाए या कोई फास्ट फूड खाए तो उसके साथ जो है ये मेडिसिन भी जो है वो खा ले। अब जब भी वो फास्ट फूड खाएगा, वो मेडिसिन भी खा ली, उससे क्या होगा, उसे वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। एक्चुअल में उससे वोमिटिंग हो रही है इस मेडिसिन से, लेकिन उसे लगेगा उससे जो है इस फास्ट फूड से भी जो है वो प्रॉब्लम, उससे जो है वो अवर्जन होना शुरू हो जाएगा। तो इस टेक्निक को जो है वो अवर्जन थेरेपी कहते हैं। अगर ये जो है एक टेक्निक आपने काफ़ी सुनी भी हो, सिगरेट जो है इस तरह से ही जो है वो एडिक्शन उसकी हटाई जाती है। अगर कोई सिगरेट जो है बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है तो उसे एक तरह की मेडिसिन दे दी जाती है जिसकी वजह से जो वो नोज़िया वोमिटिंग इस तरह की फीलिंग होना शुरू हो जाती है। अरे इन्हें जब बार बार पेयर कराया जाता है तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि जो है हमारे क्लाइंट को एट लास्ट जो है वो इस सिगरेट से जो वो अवर्जन होना शुरू हो जाएगा। इससे जो है वो प्रॉब्लम, इससे जो है वोमिटिंग नोज़िया जो है वो होना शुरू हो जाएगा और वो जो है वो कोशिश करेगा कि उससे दूरी बना के रखे ताकि उससे वो नेगेटिव फीलिंग जो वो बार बार ना झेलनी पड़े, वो नोज़िया वोमिटिंग से जो है वो बच सके। It involves pairing an unpleasant stimulus with an undesirable behavior to create a negative association. एक नेगेटिव एसोसिएशन बना दिया जाता है। अब आपने ये देखा हो कि ये इसमें जो है वो क्लाइंट की इच्छा होना भी ज़रूरी है, डिज़ायर होना भी ज़रूरी है। ज़बरदस्ती हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते वरना वो मेडिसिन लेना छोड़ देगा। लेकिन अगर क्लाइंट हमारा खुद से अपनी इच्छा से हमारे पास आया है कि वो जो है उस सिगरेट के एडिक्शन से दूर होना चाहता है, तभी उसके अंदर इंसाइट है, ऑलरेडी इंसाइट है उसके अंदर, वो अपनी प्रॉब्लम को समझ रहा है कि मुझे जो है वो इस सिगरेट से प्रॉब्लम है। वो खुद चल के जो है वो थेरेपिस्ट के पास आया है। तो तब जो है ये टेक्निक इफ़ेक्टिव हो सकती है जब क्लाइंट खुद अपनी डिज़ायर से जो है किसी प्रॉब्लम से, किसी भी एडिक्शन से दूर होना चाहता है। तब जो है वो अवर्जन थेरेपी एडल्ट के केस में जो है वो इस तरह से जो है वो लगाई जाती है। चिल्ड्रन के केस में जो है उसे बिना बताए भी जो है वो ऐसा कर सकते हैं, तो ये जो है इफ़ेक्टिव हो जाएगी। लेकिन एडल्ट के केस में वो डिज़ायरेबल होना चाहिए इस अपनी, तभी जो है ये अवर्जन थेरेपी इफ़ेक्टिव हो सकती है। अब है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें ये जो है बी एफ स्किनर ने दी थी। बी एफ स्किनर का एक ही सॉन्ग था जिसमें रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। अगर आपको किसी बिहेवियर को लेके आना है तो उसे रीइंफोर्स करे, किसी मेल अडेप्टिव, किसी गलत बिहेवियर से जो है वो दूर होना है तो उसे जो है वो पनिशमेंट दे। तो ये जो है वो स्किनर का कहना था। इसे थेरेपी में जो है वो यूज़ किया गया है। चिल्ड्रन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है क्योंकि रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट जो है वो उन्हें काफ़ी प्रभावित करती है। तो बच्चों के लिए जो है ये कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग की टेक्निक जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है। ADHD के पेशेंट है, न्यूरो डेवलपमेंटल पेशेंट है, तो उन पर जो है ये थेरेपी लगाई जाती है कि उनके ऐसे बिहेवियर को रीइंफोर्स करे जो डिज़ायरेबल है और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को पनिशमेंट दे। तो ये टेक्निक जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो उसी पर्सपेक्टिव में जो है हम इसे समझेंगे। सबसे पहले है एक्सटिंक्ट प्रोसेस, ए टेक्निक that involves withholding reinforcement for a behavior to reduce or eliminate it। मान लीजिए बच्चा जो है, आप एक बिहेवियर के लिए उसे वो जो है जब भी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो अच्छे से बात करे, दूसरों से जो है वो अच्छे से बात करे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, उससे क्या है कि रीइंफोर्समेंट जिस काम के लिए उस बच्चे को हम दे रहे थे पहले, जिस गलत काम के लिए पहले हम रीइंफोर्स कर रहे थे, उसे विदहोल्ड कर लेना। अब उसे
रीइंफोर्समेंट ना देना उस चीज़ के लिए। इससे क्या होगा, उसका बिहेवियर, जो गलत बिहेवियर है वो रिड्यूस हो जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। अब जो है वो बच्चा दूसरों से अच्छी तरह बात करना शुरू कर देगा, क्योंकि पहले जो गलत बिहेवियर, वो गलत तरह से दूसरों से बोल रहा था और हम जो उसे प्रेस कर रहे थे डायरेक्टली या नॉन डायरेक्टली, उस रीइंफोर्समेंट को विदहोल्ड कर देना, उसे जो है वो रीइंफोर्समेंट ना देना, उससे क्या होगा, बच्चे में वो बिहेवियर जो है वो धीरे धीरे जो है वो गायब हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा और उसके अंदर जो है वो अच्छे से बात करने का अच्छी हैबिट जो है वो डेवलप होगी। तो इसे जो है वो एक्सटिंक्शन प्रोसेस, एक्सटिंक्शन टेक्निक जो है वो कहा जाता है। अब इसके बाद है टोकन इकोनॉमी। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिज़ायरेबल बिहेवियर गिव पॉइंट और टोकन। अब आप जो है बच्चे को कोई चॉकलेट नहीं दे रहे हैं, कोई कार, गाड़ी या टॉय जो है वो नहीं दे रहे हैं, अब जो है आप उसे टोकन दे रहे हैं। या अगर आप फोटो देख रहे हैं तो इस फॉर्म में जो है आप उसे टोकन देंगे। ये रहे टोकन। अब आप कहेंगे अगर एक बच्चा 5 स्टार जो है वो कलेक्ट कर लेता है, तब उसे जो है वो कोई भी कार मिलेगी। जब वो 5 स्टार जो है वो कलेक्ट कर लेगा, तब जो है उसे कोई भी जो है वो कार या कोई टॉय कार मिलेगी, या जो भी वो चाहता है, अपना फेवरेट फूड, अपना फेवरेट टॉय या अपना फेवरेट प्लेस जहाँ वो घूमना चाहता है। तो अब क्या करेंगे, हम उस बच्चे को कहेंगे अगर आप अपने इस एग्ज़ाम में, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपको जो है इन 5 टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो आपको 5 स्टार दिए जाएंगे। 5 स्टार जो है आपको देंगे। आप उन स्टार से क्या करेंगे, या 1 स्टार आपको दिए जाएंगे। उन स्टार से आप क्या करेंगे, आप जो है कोई भी अच्छा जो है वो कोई भी अपनी फेवरेट चीज़ ले सकते हैं। तो टोकन की फॉर्म में उससे रीइंफोर्स किया जाएगा और उन टोकन की कोई इकोनॉमी होगी, कोई जो है वैल्यू होगी, जिससे जो है वो बच्चा जो है बाद में कुछ भी जो है अपनी फेवरेट चीज़ अपनी इच्छा से ले सकता है। तो इस तरह के टोकन जो है वो कलेक्ट करने होते हैं बच्चे को। अब इसमें ही आता है एक कोस्ट बाय है या कोस्ट आउट है, इसमें आता है। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स कोस्ट होता है एक। अब बच्चे ने अच्छा बिहेवियर जो है वो परफॉर्म किया, उसे जो है 5 स्टार्स दिए गए। अच्छा जो है वो बिहेवियर किया, उसे 5 स्टार दिए गए। अब उसने क्या करा, उसने जो है उसके पास 5 स्टार कलेक्ट हो गए। अब उसने जो है कोई गलत बिहेवियर कर दिया, किसी को मार दिया या किसी को थप्पड़ मार दिया, लड़ाई कर दी, अपना खाना जो है वो ठीक से नहीं खा, तो उससे क्या होंगे, उसके जो है ये स्टार जो है टोकन उसने कलेक्ट किए थे, उसे जो है वो उसे कट कर देंगे। तो अब उसके जितने वो गलत बिहेवियर करता जाएगा, उससे उतने टोकन जो है वो वापस ले लेंगे। तो इसे जो है वो रिस्पॉन्स कोस्ट कहा जाता है। अच्छा बिहेवियर करने पर उसे टोकन दिया जाएगा और बुरा बिहेवियर करने पर उससे वो टोकन ले लिए जाएंगे। और बाद में जो फिर ऐसा करने से जो है बच्चा अपनी फेवरेट चीज़ नहीं ले पाएगा, उसे जो है काफ़ी दुख फील होगा और उससे जो है क्या होगा, उसको जो है थोड़ा सा पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। तो वो क्या कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टोकन कलेक्ट करे और जो है अपने फेवरेट गिफ्ट ले। तो इसे जो है वो टोकन इकोनॉमी टेक्निक जो है वो मेनली चिल्ड्रन पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट है टाइम आउट। टाइम आउट के लिए क्या है, एक बच्चा है क्लास में बहुत शोर कर रहा है, उससे कहा जाएगा स्टैंड अप और जो है वो अपना जो है फेस दीवार की तरफ जो है करके खड़े हो जाओ। तो इस तरह से जो है वो थोड़े समय से उससे जो है बच्चा खेल रहा था ग्रुप में, उसने जो है कोई भी जो है वो गलत काम किया या किसी के साथ मारपीट कर दी, उसे जो है वो उस ग्रुप से हटा लिया जाएगा थोड़े समय के लिए। टाइम आउट जो है वो कर लिया जाएगा, रिमूव कर लेना करंट इन्वायरमेंट से, उसे हटा लेना थोड़े समय के लिए, जो है उसे उस ग्रुप से जो है वो अलग कर दिया जाएगा और कहा जाएगा
उससे जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी कि देखो आपने ये करा इसलिए आप खेल नहीं पा रहे हो अपने ग्रुप में। तो इस तरह से उसे जो है वो पनिशमेंट दी जाती है, थोड़े समय से जो भी वो खेल रहा था अपने ग्रुप में उससे जो वो हटा लिया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जो है बच्चा जो वो अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करेगा ताकि जो है वो उसे हटाया ना जा सके, उसे अपने ग्रुप से अलग ना किया जा सके। तो इस टेक्निक को जो है वो टाइम आउट कहा जाता है। अब है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट टेक्निक। इसमें क्या होता है, अप्रिशिएट गुड बिहेवियर देन ऑटोमेटिकली रिड्यूस नेगेटिव बिहेवियर। बार बार बच्चा जो है क्लास में बैठा है, वो जो है शोर भी कर रहा है और जो है आंसर के जवाब भी दे रहा है जो भी पूछ रहे हैं। तो अब एक टीचर क्या करेगा, उस बच्चे के उस अच्छे बिहेवियर को रीइंफोर्स करे बार बार, अरे वाह वाह तुमने तो अच्छा काम किया, ऐसे करके उससे जो है वो रीइंफोर्स करे। इससे क्या होगा, जो भी उसका नेगेटिव बिहेवियर था वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। बच्चा देखेगा कि मुझे इस बिहेवियर के लिए रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, मैं यही बिहेवियर करूं। जबकि आप जो है वो नेगेटिव बिहेवियर को जो है वो ऑटोमेटिकली ही रिड्यूस हो जाएगा। तो इस को कहा जाता है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट टेक्निक। अब नेक्स्ट है शेपिंग। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक है, काफ़ी पूछी जाती है, हर एग्ज़ाम में इसे पूछा जाता है। ये जो है इस शेपिंग होता है और एक चेनिंग होता है। हम जो है इससे एक एक करके जो है इनका डिफरेंस भी देखेंगे कि शेपिंग में क्या डिफरेंस होता है और चेनिंग में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले है शेपिंग। अगर आपको कोई सिंगल बिहेवियर सीखना है तो शेपिंग जो है वो किसी एक बिहेवियर में बहुत अच्छा होना है, काफ़ी प्रो लेवल तक पहुंचना है, तो आप जो है वो शेपिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। इसमें जो है वो मेन वर्ड आता है सक्सेसिव अप्रोक्सिएशन। इसमें क्या होता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझे। एक छोटा बच्चा है, उसने जो है वो स्टार्टिंग में क्या करा, पेंसिल को पकड़ना सीखा। पेंसिल को पकड़ के कुछ चला रहा है वो अपनी कॉपी पर। ये जो है सबसे पहले उसने बिहेवियर सीखा। ठीक है, उसने जो है एक टूटा फूटा सा जो है वन बनाने की कोशिश करी, इस तरह से जो भी उसने बनाने की। तो अब उसके पेरेंट्स या टीचर जो है क्या करेंगे, उसे रीइंफोर्स करेंगे, अरे वाह वाह तुमने क्या लिख दिया, ऐसे करके जो है उसे रीइंफोर्स करेंगे, प्रेस करेंगे। अब क्या होगा, उसे यहाँ पे रीइंफोर्स कर दिया। अब बच्चे ने आगे क्या किया, थोड़ा सा और अच्छे से जो है वो वन बनाने की कोशिश की। अब उसे जो है फिर से रीइंफोर्स किया जाएगा, ये तो पहले वाले से भी अच्छा था, ये तो बहुत अच्छा है, उसे फिर रीइंफोर्स जो है वो किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उस बच्चे ने अब जो है वो कर्सिव राइटिंग, बहुत अच्छे से सुंदर से कर्सिव राइटिंग में जो है वो वन बनाया, या जो है पूरी काउंटिंग जो है वो उसने लिख दी, इस तरह से बहुत अच्छी राइटिंग में। फिर से उसे रीइंफोर्स उससे करेंगे। तो इस तरह से जो है बच्चे को सिखाया जाता है ताकि वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सके उस बिहेवियर का। पहले उसने थोड़ा सीखा, उसे रीइंफोर्स किया, फिर उसने थोड़ा सीखा, उसे रीइंफोर्स किया। तो अब वो उस राइटिंग के अपनी जो है उसे राइटिंग जो है वो अच्छी करनी थी, उस बिहेवियर में जो है वो अच्छा बन गया रीइंफोर्स करने से। हमारा टारगेट था ये, लेकिन हमें जो है बीच में थोड़े थोड़े जो बिहेवियर उस बच्चे ने दिखाए उसके लिए भी हमने उसे रीइंफोर्स करा। तो इसे ही जो वो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है कि आप हर स्टेप पर, जब भी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हर स्टेप पर आप उसे रीइंफोर्स करें। तो इस टेक्निक को जो है वो शेपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है चेनिंग। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस। एक बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है कि बच्चे को जो है अपना मॉर्निंग रूटीन अच्छे से परफॉर्म करना है, कि वो सुबह उठे, बेड बनाए, अपना जो है वो अच्छे से अपने आप को रेडी करे। तो इस तरह से जो है हमें बिहेवियर बच्चे को सिखाना है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बिहेवियर, अलग अलग तरह के बिहेवियर होते हैं और उन्हें जो है एक के बाद एक करना होता है। अलग अलग बिहेवियर होते हैं, एक के बाद एक करना होता है, तो उसे जो है वो चेनिंग कहा जाता है। जैसे
सबसे पहले है टर्न ऑन टैप, कि बच्चे को हमें सिखाना है कि उसे जो है अपने जो है किस तरह से अपने आप को रेडी करना है स्कूल जाने के लिए। तो सबसे पहले सिखाया जाता है बच्चे को कि टैप ऑन करो, अपने हाथ धो, सोप से हैंड जो है अच्छे से लगाओ, ठीक है। इसके बाद जो है आप सबसे पहले अपने हैंड वॉश करो, अपना फेस वॉश करो, ये सिखाया जाता है। फिर जो है दूसरा उससे सिखाया जाता है कि अच्छे से जो है वो नहाओ, बाथिंग जाके नहाओ, इसके बाद ये करना है। फिर बच्चे को कहा जाता है यूनिफॉर्म अपनी अच्छे से पहनो, फिर बच्चा यूनिफॉर्म पहनता है। फिर उसके बाद जो है खाता है फूड, अपना जो है वो खाना फिनिश करो, जो है फूड। देन यू प्ले, अब आप जो है प्ले के लिए जा सकते हैं, या आप जो है अपने स्कूल में जो है वो जा सकते हैं, स्कूल में जो है वो जा। तो इस तरह से बहुत सारे बिहेवियर को एक साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया। तो इस टेक्निक को जो है वो चेनिंग कहा जाता है, कि बहुत सारे बिहेवियर को जो है वो कनेक्ट कर देना, कि पहले ये करो फिर ये। इसमें जो है आता तो जो है करना आता है बच्चे को, ऐसा जो वो ADHD पेशेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी अटेंशन नहीं होती। तो बच्चे को जो है वो रीइंफोर्स किया जाता है कि इसके बाद ये करो ये करो ये करो ये करो। बच्चे के लिए जो है मेन क्या गोल था बच्चे का, कि उसे खेलने जाना था बहुत जल्दी, कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सके। तो अब उसे ये गोल पाने के लिए खेलने से पहले उसे जो है ये सारे काम करने थे अपने 1 बाय 1 करके, तभी जो है उसे ये अपनी जो है ये इस स्टेज पर पहुंच सकता था कि वो खेलने जा सकता था। तो इसमें क्या होता है, चेनिंग में मेनली बहुत सारे अलग अलग बिहेवियर को जो है वो कनेक्ट किया जाता है, ताकि वो जो है गोल स्टेट तक पहुंच सके। लेकिन चेनिंग में क्या होता था कि एक ही बिहेवियर को, राइटिंग के बिहेवियर को ही अच्छे से अच्छा बच्चे को बनाना था। तो शेपिंग में क्या होता है, केवल एक सिंगल बिहेवियर को रीइंफोर्स कर करके जो वो बहुत अच्छा बनाना था, प्रो लेवल तक उसे लेके जाना था कि वो अच्छे से जो वो लिख सके। तो हर स्टेप पर तो जो है बच्चे को रीइंफोर्स किया गया। अब जो है चेनिंग में क्या होता था, अलग अलग बिहेवियर को जो है वो कनेक्ट किया जाता है, तभी आपको जो है अपना गोल जो है वो मिल सकता है। जो भी गोल है बच्चे का कि उसे खेलने जाना है, जब तक आप ये पहले के सभी बिहेवियर नहीं कर देते तब तक जो है वो बच्चा खेलने नहीं जा सकता, उसे ये कहा जाता था। तो इससे पहले अगर आपने सुना हो तो कहा जाता है कि पहले जल्दी जल्दी होमवर्क करो, तभी तुम खेलने जा सकते हो, जल्दी जल्दी ये काम करो, खाना खाओ, ये जो है अपना होमवर्क कंप्लीट करो, तभी जो है तुम खेलने जा सकते हो। तो इस तरह से जो है कनेक्ट किया जाता है अलग अलग बिहेवियर को। तो ये टेक्निक जो है वो चेनिंग में आती है। नेक्स्ट है मॉडलिंग टेक्निक। मॉडलिंग में क्या होता है, जो एल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी, क्योंकि बेंडूरा ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था बोबोडोल पर, और उसका मेन था कि बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करके सीखता है। अगर उसका मॉडल कोई ऐसा है जिससे गलत बिहेवियर वो सीख रहा है, गलत बिहेवियर इमिटेट कर रहा है, तो उसके मॉडल को चेंज करो, उससे जो है वो सही चीज़ें दिखाओ, तभी बच्चा जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, तभी जो है वो राइट बिहेवियर सीखेगा। Modeling is the process through which children learn a large number of behavior, skill and ways of thinking, feeling without direct experience. बिना किसी डायरेक्ट एक्सपीरियंस के भी बच्चा जो है वो सीख रहा था। तो उस मॉडल को चेंज करो। तो इसमें कौन सी टेक्निक आती है, सबसे पहले देखिए रीइंफोर्समेंट कंटिंजेंसी, रिलेशनशिप बिटवीन द बिहेवियर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें जो है वो रिलेशनशिप बनाया जाता है, जो भी बिहेवियर कर रहा है और उसके प्रभाव, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर आप ये बिहेवियर कर रहे हैं तो ये करने से इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस, प्रभाव होंगे। तो ये सिखाया जाता है बच्चे का। अगर कोई बच्चा है तो उसका तो मॉडल ही चेंज कर दो, लेकिन अगर कोई बड़ा है, कोई एडल्ट है, उसने गलत बिहेवियर सीख लिया है, तो उससे रीइंफोर्समेंट कंटिंजेंसी, उससे जो है वो एजुकेट किया जाएगा कि अगर आप ये बिहेवियर कर रहे हैं
तो इसकी वजह से इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से उसे सिखाया जाता है। तो ये जो है वो मॉडलिंग टेक्निक थी। तो ये था हमारा बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हमने अलग अलग टेक्निक्स जो है वो पढ़ी है। कौन से क्लाइंट आएंगे जिस पर आप ये टेक्निक लगा सकते हैं, उनके जो है वो नीड के अनुसार जो है उस पर जो है वो देखेंगे। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बिहेवियर थेरेपी, तो हमारे जो है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कोग्निटिव थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और जो है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ये जो है देखेंगे। और कोग्निटिव थेरेपी और कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।